Hello everyone, welcome to CUET session. I am Aparna Aman and I am here with your World This Week, your weekly digest. Okay, so today we are going to discuss five or six important topics of this week, which is going to be very important for you. So let's have a look about these topics. So first we are going to cover the Atal Bridge. You know, दो ही तीन दिन पहले हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अहमदाबाद में अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन किया है. ये ब्रिज जो है अपने आप में भारत के आर्किटेक्चर फील्ड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर टीबी इंटरवेंशन. हम जानते हैं कि जो टीबी है वो बहुत बड़ी एक बीमारी है भारत के केस में, खासकर हम बात करें तो, और इसके उन्मूलन के लिए बहुत वर्ष पहले से जो है काफ़ी इंटरवेंशंस की जा रही हैं, और उसी क्रम में जो है अगले और 75 जो है आदिवासी डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं. उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द xylitol, दैट इज न्यू शुगर सब्स्टिट्यूट. चीनी के लिए एक नए सब्स्टिट्यूट के रूप में जो है ये xylitol को लाया गया है, और ये जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए ये शुगर जो है काफ़ी हद तक वो यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनको किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी. अगला हम बात करेंगे विनबैक्स 2022 का. एक्चुअली इट इज़ अ bilateral army exercise between Vietnam and Indian Army. Okay, we will talk about this also. After that, we will talk about August 29, that is your National Sports Day, जो कि बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद्र की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. एंड एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट 17th प्रवासीय भारतीय दिवस, जिसके लिए इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है उसको चुना गया है. ओके, एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे. शुरुआत करते हैं अटल ब्रिज से. इस तरह के इमेज या इस तरह के इमेजेस जो है आपने न्यूज़ चैनल पे, ऑनलाइन साइट्स पे, इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, जिसमें बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो है अटल ब्रिज को इनॉग्रेट किया है. ये ब्रिज क्या है, किसके द्वारा बनाया गया, इसके क्या खास फीचर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. So recently Prime Minister Narendra Modi inaugurated the iconic Atal Bridge over the Sabarmati River in Ahmedabad city of Gujarat. सबसे पहले जो आपके लिए जानना important है that it is on the Sabarmati River and it is situated in the Ahmedabad city of the Gujarat. Its name was declared at Atal Bridge on 25 December. और ये 25 दिसंबर क्या डेट है? ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. सो लास्ट ईयर 25 दिसंबर को जो है अटल ब्रिज का नेम के साथ उसका शुरुआत किया गया था. नाउ दिस ब्रिज इज इक्विप्ड विथ अट्रैक्टिव डिजाइन एंड LED लाइट्स, एंड दिस ब्रिज इज अबाउट 300 मीटर्स लॉन्ग एंड 14 मीटर्स वाइड. 300 मीटर इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, और 14 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है. नाउ द ब्रिज विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू वेरियस पब्लिक डेवलपमेंट्स ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट बैंक. मतलब क्या है, इस नदी का जो दो किनारा है उस दो किनारों को जोड़ने के लिए इस अटल ब्रिज को बनाया गया है. ठीक है, फ्रॉम मल्टी लेवल कार पार्किंग एंड प्लाजास टू द प्रपोज्ड आर्ट्स, cultural and exhibition center between the flower park on the east coast and the west bank event ground. मतलब क्या है कि दोनों तरफ के जो भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट्स के एस्पेक्ट्स हैं, जो भी एक दूसरे को कनेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, उनके बीच में ये एक कनेक्टिविटी शुरू की गई है, जो कि साबरमती रिवर के ईस्टर्न बैंक और वेस्टर्न बैंक को कनेक्ट करती है, जिसमें कार पार्किंग्स है, एग्जीबिशन सेंटर्स है, प्लाजाज हैं, हर वैसी चीज है जो इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर टीबी इंटरवेंशन. ये इमेज जो है
ये PIB जो आपकी गवर्नमेंट साइट है वहां रिलीज की गई, जिसमें आश्वासन कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने टीबी फ्री ट्राइबल एरियाज के रूप में जो है 75 मोर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, जिनको आने वाले मंथ में जो है टीबी फ्री करने के लिए हर उपाय किए जाएंगे। ठीक है, ये जो है कई सारे लोगों का एक साथ जो है इंटरवेंशन है, जिसमें आपको USAID है, नेशनल हेल्थ मिशन है, पिरामिड फाउंडेशन है, अनामय है और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि भारत की मदद कर रहा है टीबी के उन्मूलन में। ये क्या है, किस तरह से आइडेंटिफाई किए गए हैं और किस तरह से इसको ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। So recently 75 high burden tribal district have been selected by the Ministry of Tribal Affairs। हम जानते हैं ना कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या होता है, Ministry of Tribal Affairs are responsible for all the kind of activities in the tribal area। उनके लिए पॉलिसीज बनाने हो, उनकी मदद करनी हो, किसी भी ट्राइबल एरिया को आइडेंटिफाई करना हो, ये सारी चीज़ें जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा होती है। इन्होंने ही 75 हाई बर्डन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का बर्डन है, उन डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है। एंड द सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू बिकम टीबी फ्री इन द कमिंग मंथ। इनके अलावा क्या है कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का टीबी डिवीजन है, सेंट्रल टीबी डिवीजन, उन्होंने भी मदद की है इन डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिनका आने वाले दिनों में जिनको टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। नाउ द ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है, ये जो टीबी इनिशिएटिव है ना, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ऑल्सो एंड सेंट्रल डिवीजन टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑल्सो, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है, जिसको इट इज सपोर्टेड बाय USAID एज द टेक्निकल पार्टनर एंड बाय पिरामल हेल्थ एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। मतलब क्या है कि जो भी उस इंटरवेंशन को जो भी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट, वो आपको USAID प्रोवाइड करेगा, और उसको जो भी इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट चाहिए कि किस तरह से लागू करना है, कैसे कैसे लोगों को जागरूक करना है, जो टीबी से ग्रसित लोग हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, जितना भी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है, ये आपको पिरामल हेल्थ जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, नाउ अंडर दिस इनिशिएटिव, विच इनिशिएटिव, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, इसके अंडर आश्वासन कैंपेन को लॉन्च किया गया था। कहां से? फ्रॉम Nandurbar district of Maharashtra, okay, to detect active cases of TB in 174 tribal district of India। याद रखिएगा, भारत के 174 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जिनमें सबसे ज्यादा टीबी का बर्डन है, उसको खत्म करने के लिए आश्वासन कैंपेन शुरू किया गया था अंडर ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है उनके द्वारा शुरू किया गया था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। ओके, आगे देखते हैं इसमें। अब क्या है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे 75 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कौन कौन सा काम किया जाएगा जिससे टीबी उन्मूलन होगा। सो देयर आर 3 स्टेप्स which going to bring the change in the lives of the TB patient in all those 75 districts, and which ultimately results in the TB free status of all those 75 districts। क्या होगा देखते हैं। So a 3-pronged strategy is presented। First one is generate demand for TB service through community mobilization, increasing awareness of TB symptom, prevalence and treatment procedures, and continuing engagement with the community influencer involved in the process of reducing stigma and fear associated with TB। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि लोगों के मन में टीबी को लेके जितनी भी सोच है, आशंका है,
डर है, इन सबको खत्म किया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा कि लोगों को अवेयर कराया जाएगा कम्युनिटी बेसिस पे कि टीबी के सिम्टम क्या हो सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हो, उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर किस तरह का होता है। इसके साथ ही जो है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर को उस एरिया में कहा जाएगा, आप जाइए, लोगों के साथ जुड़िए, बात कीजिए और उनको ये बताइए कि टीबी से जुड़ा जो उनका डर है वो गलत है और आज के दिन में टीबी जो है दैट इज 100% क्यूरेबल। ओके, दूसरा स्टेप क्या है? So to improve the delivery of TV services by provision of customized solution by leveraging PIPS and other sources of funding to bridge the implementation gap by increasing the infrastructure of TV testing or testing and diagnostic। दूसरा क्या है? जो भी मॉनिटरी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी मॉनिटरी गैप आ रहे हैं उसको भर देना है ताकि टीवी टेस्टिंग या डायग्नोसिस में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि टीवी में जो फर्स्ट स्टेज है डायग्नोसिस का वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो डायग्नोज होगा तभी टीवी सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो एक्चुअली उससे अफेक्टेड है। एंड एट द लास्ट स्टेज रिड्यूसिंग द रिस्क एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू प्रोएक्टिव केस डिटेक्शन कैंपेन। तीसरा स्टेप क्या है कि जिसको हो गया, जिनको हो गया उस कम्युनिटी में वो ठीक है, उनसे आगे किसी को ना फैले, इसके लिए प्रोएक्टिव केस डिटेक्शन कैंपेन की शुरुआत करना ताकि जल्दी से जल्दी उन लोगों का पता लगाया जा सके जो आने वाले दिनों में टीबी से अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, ताकि टीबी का स्प्रेड किसी पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वहीं पे रुक जाए। सो दीज आर द 3 स्टेप दैट हैड टू बी फॉलोड। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टीबी इंटरवेंशन कैंपेन। लेट्स मूव अहेड। The next is the xylitol. It is a new sugar substitute. इस तरह के इमेज जो है आपको आजकल जितने भी परचेजिंग साइट्स है आप वहाँ से इस तरह के शुगर का, जैसे पहले शुगर फ्री आता था ना, और भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस तरह के स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर रिलीज करते थे मार्केट में जिनमें एक्चुअली शुगर नहीं होता था और कहा जाता था कि वो सारी जो शुगर्स हैं जो नेचुरल शुगर नहीं है वो डायबिटिक लोग आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में जो है ये xylitol भी आया है। ये क्या है, किसने डेवलप किया, इसके बारे में बात करते हैं। सो रिसेंटली एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स IIT Guwahati have developed an ultrasound assisted fermentation method to produce a safe sugar replacement called xylitol from bagasse, which is the residue left after the crushing sugarcane। सुगरकेन, गन्ने का रस निकलने के बाद जो अवशेष बचते हैं जिसको बगासे बोलते हैं, इससे बना हुआ एक प्रोडक्ट है जिसको xylitol कहते हैं। ठीक है, xylitol के कारण से एक चीज हुआ है कि xylitol has reduced the fermentation time to 15 hours। इससे पहले 48 hours लगता था कन्वर्जन में बगासे से शुगर में। ओके, एंड ऑल्सो इंक्रीज द yield ऑफ द प्रोडक्ट बाई 20%। और बगासे से जितना आर्टिफिशियल शुगर निकल सकता था उसकी कैपेसिटी भी 20% इंक्रीज हो गई है xylitol के साथ। और क्या है आगे इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। xylitol क्या है, कैसे बनता है, इसको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले xylitol इज अ शुगर अल्कोहल डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट। ये पूरी तरह से नेचुरल है। Next, it has potential anti-diabetic and anti-obesogenic effect. Is a mild prebiotic and protects teeth from caries। मतलब क्या है, चीनी से जो दांत खराब होते हैं उससे भी बचाएगा। ये एक प्रीबायोटिक भी है। इसके अलावा इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है कि जो पेशेंट शुगर डायबिटीज से ग्रसित हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, वो उनके डायबिटीज को भी कम करेगा। इसके साथ ही इसमें एंटी ऑब्सेरोजेनिक प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। नाउ इट इज अ कलरलेस और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। रंग कैसा है, कलरलेस है, और इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड टू। नाउ it is manufactured industrially by a chemical reaction in which wood derived D-xylose, an expensive chemical, is treated with nickel catalyst
at very high temperature and pressure which makes the process highly energy consuming. मतलब क्या है कि बगासे से प्रोडक्ट निकलते हैं उसको 20% बढ़ा दिया, फर्मेंटेशन टाइम 15 घंटे ही हो गया 48 घंटों की जगह पर, ये जिस केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, जो कि एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है. अदर वे इट इज़ अ नेचुरल शुगर जो कि डायबिटीज़ वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनको स्वीटनेस भी मिलेगी अपने खाने में और साथ में ही उनका डायबिटीज़ भी कम होगा. आगे बात करते हैं. अब है कि क्या xylitol एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो इसका आंसर है नो. रीजन कि हमने देखा कि ये एक नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट है जो कि डायबिटिक्स के लिए सेफ है. इट इज नॉट आर्टिफिशियल स्वीटनर बट इज अ नेचुरल शुगर अल्कोहल स्वीटनर फाउंड इन फाइबर्स ऑफ मेनी फ्रूट. केवल शुगर केन के जो है अवशेष उसी में नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिसके फाइबर में ये पाया जाता है. एंड वेजिटेबल्स भी, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी है जिनके फाइबर से भी ये प्राप्त हो सकता है. एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस बेरीज, ओट्स एंड मशरूम as well as fibrous materials such as corn husk and sugarcane बगासे. मतलब क्या है कि जो आपको नेचुरली फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते हैं उनसे निकाले जाने वाला ये प्रोडक्ट है, इसलिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है बाकी और सारे जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी तुलना में. एंड इट इज रफली एज स्वीट एज सुक्रोज विथ ओनली 2/3 द फूड एनर्जी. मतलब ये सुक्रोज के जितना ही मीठा है जो कि आपको एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है, और केवल 2/3 फूड एनर्जी जो है इससे आप प्राप्त कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द xylitol. Let's move ahead to the next one. Now we will talk about the WinBax 2022. It is a bilateral army exercise between India and Vietnam. इस तरह के इमेज जो है रिलीज हो रहे थे जिसमें वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज 2022 की बात हो रही थी. ये क्या है, किस तरह का इसका बेनिफिट है, उसके बारे में हम बात करते हैं. सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिस इज द 3rd एडिशन ऑफ EX WinBax 2022 which were held between the 1st August to the 28th August 2022. 2022 में 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ये तीसरा एडिशन है इसका, ठीक है, जो कि चांदी मंदिर में हो रहा है. नाउ ये जो एक्सरसाइज है इट इज एक्चुअली अ सीक्वल टू द प्रीवियसली कंडक्टेड बायलैटरल एक्सरसाइज इन वियतनाम इन 2019. 2019 में लास्ट ये एक्सरसाइज हुआ था, उसके बाद इस साल हो रहा है. एंड it is a major milestone in strengthening the bilateral relation between India and Vietnam. दोनों कंट्रीज के बीच में जो है आपको कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसको और ज्यादा ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वियतनाम भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वियतनाम जो है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज इंडो पैसिफिक विजन को सपोर्ट करता है, इसलिए भी इस तरह के बायलैटरल एक्सरसाइज दोनों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मजबूत करेगा. अब ये जो एक्सरसाइज है इसका एक थीम है इस वर्ष. एक्सरसाइज WinBax 2022 will be held under the theme Employment and Deployment of an Engineer Company and a Medical Team under United Nations Contingent for पीस कीपिंग ऑपरेशन. मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसको भी WinBax सपोर्ट करेगा और साथ ही एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट होगा किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी के साथ भी इनका. ओके, अब है कि हम जानते हैं कि इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ लोकेटिंग ट्रूप इन यूनाइटेड नेशन मिशन, जिस वजह से ये एक्सरसाइज भारत के उस रोल को और ज्यादा मजबूती से पेश करता है. Apart from this, it has best capabilities to impact the United Nations peace operations training, including its best practices and hands to train prospective United Nations peacekeeping at operational, tactical and strategic level.
मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें भारत हर तरह से ऑपरेशनल, ग्राउंड लेवल पे भी, टैक्टिकल, जो भी टैक्टिक्स चाहिए उस ऑपरेशन के लिए, और साथ ही जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो जो थीम है, उन सब चीजों के लिए भी भारत मदद कर सकता है। इसलिए भी ये एक्सरसाइज भारत के उस रोल को और ज्यादा मजबूत करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब जो है वो है टॉपिक आपका अगस्त 29 का। इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। ओके, इनके बारे में कहा जाता है कि आर्मी ज्वाइन करने के बाद इन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था, और जब जर्मनी को भारत ने हराया था उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने इनको जर्मनी में कहा था कि आप जर्मनी हॉकी टीम को ज्वाइन कर लीजिए, और भारत में जो आपकी मेजर की पोस्ट है इससे कहीं ऊपर की पोस्ट मैं आपको जर्मन आर्मी में देता हूं, पर इन्होंने मना कर दिया। इनके इसी ग्रेटनेस की वजह से जो है अगस्त 29 को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, और ध्यानचंद जी के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। सो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, याद रखिएगा ये हर वर्ष होता है, इन इंडिया ऑन 29th of August टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, हु वाज also known as the wizard or the magician of the hockey for his superb ball control। ऐसा कहा जाता था कि जब ये हॉकी स्टिक से अपने बॉल को ले जाते थे गोल तक तो वो बॉल चिपक जाती थी। जब इंडिया जीता जर्मनी के अगेंस्ट तो हिटलर ने उनका हॉकी स्टिक तोड़ के देखा था कि क्या कोई मैग्नेट लगा है उसमें कि बॉल जो है वो चिपक जाता है। The Major Dhyanchand Award is the highest award for lifetime achievement in sports and games in India। याद रखिएगा स्पोर्ट्स या गेम्स के फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड है। It has been awarded annually from 2002 से जो है इस अवार्ड को शुरू किया गया हर वर्ष to sporting figures that not only contribute through their performance but also contribute to sport after their retirement। मतलब क्या है, जो करंट स्पोर्ट्स में प्लेयर है वो भी, और रिटायरमेंट के बाद भी जो लोग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी ये अवार्ड्स है। आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद की, सो द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर वाज बोर्न ऑन 29 अगस्त 1905 इन अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग द आर्मी एट द एज ऑफ 16। He won gold medals in Olympic for India in the years 1928, 1934 and 1936। इन तीनों सालों में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता सिर्फ इनकी वजह से। He scored over 400 goals in his career from 1926 to 1948, and it is believed that after India defeated Germany in the 1936 Olympics final by 8-1, Adolf Hitler offered him a senior post in the German army, to which Chand refused। Okay? And इनके अलावा उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है गोल, and it was published by the Sports and Pastime Madras in 1952। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इनको थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया था पद्म विभूषण से इन द ईयर 1956 फॉर हिज अचीवमेंट्स इन द आर्मी एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ द स्पोर्ट्स। दैट्स ऑल फॉर दिस, वी विल मूव टू द लास्ट वन। अब जो इस वीक का हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस। हालांकि ये दिवस आपको जनवरी में मनाया जाता है, पर इस मंथ जो है अगला भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ होने वाला है उसकी घोषणा की गई है। देखते हैं उसके बारे में। सो द 17th प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर, जो कि आपको मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब आप कहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस डे का। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट द प्रवासी भारतीय दिवस एज इट रिकनेक्ट्स द नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, जिनको एनआरआई कहते हैं हम,
विद देयर रूट्स, उनको अपने निवास स्थान, मूल निवास स्थान से ये दिवस जोड़ के रखता है। इसके अलावा इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स देयर अचीवमेंट, उन्होंने क्या हासिल किया उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। इट एक्नॉलेजेस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द इंडियन एक्सपेटाइट वर्कर्स लिविंग अब्रॉड, भारत के बाहर जितने लोग रह के काम कर रहे हैं उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई उसके भी बारे में ये प्रवासी भारतीय दिवस डिस्कस करती है, उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करती है। नाउ द डे एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ एनआरआईज इन ऑल द कंट्रीज and connect the younger generation with immigrants. This will help the immigrants to evolve and contribute significantly to the development of the country. मतलब क्या है कि जो लोग आपको भारत से बाहर जाके बस गए हैं उनको उनके रूट से कनेक्ट करने में मदद करता है, ताकि जो है जो बाहर रह रहे हैं चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर वो एक भारतीय हैं तो वो दूसरे भारतीय की मदद कर सके। ओके, नाउ अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो इसको हर साल मनाया जाता है। किस डे पे? 9 जनवरी। एंड दिस डे ऑल्सो कमेमोरेट रिटर्न्स ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन मुंबई देन बॉम्बे ऑन जनवरी 9, 1915। मतलब 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे, बॉम्बे था उस समय, उस डे को भी सेलिब्रेट करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस को शुरू किया गया था। नाउ द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या क्या एनआरआई लोगों ने भारत के लिए किया है उसको भी अचीव मतलब मनाने के लिए इस दिवस को शुरू किया गया था। फॉर्मली इस डे को 2003 में एस्टैब्लिश किया गया और तब से एनुअली ये डे जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें सेलिब्रेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको फिकी बोलते हैं हम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, इन सब के द्वारा जो है एक साथ इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। द 16th जो इससे पहले इस साल जो प्रवासी दिवस हुआ है 2022 में, वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली विथ थीम कंट्रीब्यूटिंग टू द आत्मनिर्भर भारत। आजादी के 75वें साल पे जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उस योजना को एनआरआई द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन से किस तरह की मदद मिलती है उस थीम के साथ 2022 में प्रवासी भारतीय दिवस जो है नई दिल्ली में मनाया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच।